गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग एंजाइम की संरचना की बात कर रहे थे और यहाँ पर एंजाइम की जो संरचना होती है, ये एंजाइम की संरचना दो भागों से, जिसको हम एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम कह रहे थे, दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। अब यहाँ पर कोएंजाइम जब एपो एंजाइम के साथ मिल जाता है, क्योंकि ये कल बताया था मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में, ये प्रोटीन पार्ट होता है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो जब नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिल रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है? हॉलो एंजाइम का। तो इसको कंप्लीटली क्या कहते हैं हम? हॉलो एंजाइम। तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक, जब यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप जुड़ते हैं तो इस कोएंजाइम को बोलते हैं हम कोफैक्टर। सॉरी, कोफैक्टर, कोएंजाइम नहीं, कोफैक्टर। तो इसको बोलते हैं हम कोएंजाइम। और जब यहां पर अकार्बनिक ग्रुप जुड़ते हैं, यहां कार्बनिक और यहां पर अकार्बनिक, जब यहां अकार्बनिक ग्रुप जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम आयन मेटल एक्टिवेटर। तो बोलते हैं इसको आयन मेटल एक्टिवेटर या मेटल आयन एक्टिवेटर या मेटल आयन एक्टिवेटर। अब यहां पर कार्बनिक अकार्बनिक ग्रुप के अलावा यहाँ विटामिन्स भी हो सकती हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ तक बात की थी। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस कोफैक्टर में यहाँ कार्बनिक पार्ट या अकार्बनिक पार्ट ही उपस्थित हो। यहाँ पर विटामिन्स या विटामिन जैसे पदार्थ, विटामिन जैसे यौगिक भी उपस्थित हो सकते हैं। किसमें? कोएंजाइम में। कोएंजाइम के अंदर यहां बार बार कोएंजाइम याद आता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर के अंदर यहां पर विटामिन या विटामिन जैसे पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, NAD, NADP, ये दोनों ही क्या है? नियासिन विटामिन होती हैं। यहाँ पर ये नियासिन विटामिन के बने हुए होते हैं, नियासिन विटामिन के बने होते हैं, नियासिन विटामिन के बने होते हैं। तो ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं? कोफैक्टर का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ डिहाइड्रोजनेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज, परऑक्सीडेज। यहां पर जो कोफैक्टर पाया जाता है, इनके अंदर जो कोफैक्टर पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक। यहां कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। जो इस प्रकार के जहां भी एंजाइम आएंगे, डिहाइड्रोजनेज प्रकार के आएंगे या परऑक्सीडेज प्रकार के आएंगे, वहां पर कोफैक्टर कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीडेज, कैटेलेज, ऑक्सीडेज, कैटेलेज, कैटालेज, यहां जो एंजाइम आते हैं, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, यहां पर जो कोफैक्टर आता है, ये कोफैक्टर कौन सा आता है? अकार्बनिक यौगिक वाला, अकार्बनिक यौगिक या मेटल आयन, यहां पर ये उपस्थित होते हैं। क्योंकि जब हम आगे एंजाइम्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि फॉस्फोराइलेज, कैटालेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जो होते हैं, यहाँ पर इनका कैसे विभेदन होता है, कौन कौन से ये कार्यों को करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम डायलाइसिस की क्रिया करें, डायलाइसिस की क्रिया करें तो इस डायलाइसिस की क्रिया में
जो एपो एंजाइम है, ये एपो एंजाइम किससे अलग हो जाएगा? कोफैक्टर से। ये एपो एंजाइम कोफैक्टर से अलग हो जाता है। या फिर ये कहें कि डायलाइसिस की क्रिया के द्वारा हम कोफैक्टर को अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहां कोफैक्टर को अलग कर सकते हैं डायलाइसिस की क्रिया द्वारा। अगर हमको केवल प्रोटीन पार्ट रखना है, किसी भी प्रकार से हमको रिएक्शन को कोई चेंज करना है, कोई मोड लाना है, तो यहाँ पर डायलाइसिस की क्रिया के द्वारा दोनों ही पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं कि एंजाइम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एंजाइम्स की विशेषताएं, एंजाइम्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल किसमें पाए जाते हैं? लिविंग सेल में, जीवित सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग सेल में नहीं पाए जाते। ये लिविंग सेल में उपस्थित होते हैं। दूसरा, वितरण समान नहीं होता। जो वितरण है वो वितरण सभी सेल्स में समान नहीं होता। सभी सेल्स में क्या होता है? असमान। जरूरी नहीं है सभी एंजाइम्स सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो। यहाँ पर एंजाइम्स कुछ विशिष्ट होते हैं, सभी सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेस्पिरेशन के एंजाइम होते हैं, ये रेस्पिरेशन के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब एक सेल के अंदर तो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा है। तो यहाँ ये एंजाइम्स के पर केवल यही क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कोशिका में इनका वितरण सभी जगह नहीं होता, असमान प्रकार का पाया जाता है। कुछ रिएक्शंस विशिष्ट होती हैं, विशेष होती हैं, जो विशेष स्थानों पर ही होती हैं। वहाँ इस प्रकार का मॉडिफिकेशंस होते हैं जो उन विशेष स्थानों पर ही होती हैं। तो इसीलिए एंजाइम्स भी कहाँ पाए जाते हैं? सभी स्थानों पर ना पा करके कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ विशेषताओं की बात करें तो ये विशेषताएं जो इनकी पाई जा रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि हम एंजाइम्स की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, ये मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन से निर्मित होता है। अगर हमको विशेषताएं पढ़नी है तो हमें प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, और पहले आपको लेक्चर्स में हम प्रोटीन बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन मुख्य रूप से यहाँ पर अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ देखते हैं इसकी विशेषताएं। फर्स्ट, कोलाइडी प्रकृति। तो पाई जाती है प्रोटीन की, नहीं पाई जाती? पाई जाती है कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम्स जो होते हैं, इन एंजाइम्स की कोलाइडी प्रकृति पाई जाती है। और जो कोलाइडी प्रकृति पाई जाती है, ये जैव रासायनिक रिएक्शंस के लिए, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए अधिक स्थान प्रदान करती हैं।
अधिक स्थान प्रदान करती है। अधिक स्थान प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन की जो रेट है, अभिक्रिया की जो दर है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्यों? एंजाइम का आकार जितना बड़ा होगा, सबस्ट्रेट को क्रियाधार जो होते हैं उन क्रियाधारों को उतनी ही अधिक संख्या में जोड़ेगा, और जितनी अधिक संख्या में जुड़े होंगे उतनी अधिक संख्या में वो उनका रिएक्शन चल रही है उसमें वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के जो क्रियाधार हैं उनके लिए ये अधिक स्थान प्रदान करता है। रिएक्शंस के लिए, या फिर कहें रिएक्शंस के क्रियाधार के लिए, सबस्ट्रेट के लिए, क्रियाधार के लिए अधिक स्थान प्रदान करती है। कोलाइडी प्रकृति है तो कोलाइडी का क्या है कि कोलाइडी आकार में बड़े होते हैं, बृहद होते हैं कोलाइडी जो अणु होते हैं। तो यहाँ इसलिए रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्टता। विशिष्टता, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी एंजाइम क्या होते हैं, क्रिया विशेष होते हैं, क्रिया विशेष या क्रिया विशिष्ट होते हैं। कैसे? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। तो वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट में क्या बताया जाता है कि एक रिएक्शन के लिए एक पृथक एंजाइम होता है, एक पृथक एंजाइम होता है। तो इसका मतलब क्या रहा कि यहाँ जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सभी रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। पर ये 100% सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक से अधिक रिएक्शंस को भी टारगेट करते हैं। मैक्सिमम एंजाइम्स एक रिएक्शन को टारगेट करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स इसको छोड़ करके कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो एक से अधिक रिएक्शंस को टारगेट करते हैं। तो यहां पर एंजाइम्स, जो इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो विशेष क्रियाओं पर ही रिएक्शन करेंगे, और जो इस प्रकार के होते हैं ये एंजाइम्स जो ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, यहां पर ये जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, ये ग्रुप्स में प्रक्रिया करते हैं, समूहों पर क्रिया करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्रिया करते हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन विशेष भी होते हैं, ये समूह विशेष भी होते हैं, और साथ ही साथ ये बंध विशेष भी होते हैं। जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो बॉन्ड्स बंध पाए जाते हैं, तो ये बंध विशेष भी होते हैं, बंध विशेष भी होते हैं। आयनिक बॉन्ड पर रिएक्शन कर रहा है, जरूरी नहीं है वो पेप्टाइड बॉन्ड पर भी रिएक्शन करे। जो पेप्टाइड बॉन्ड पर रिएक्शन कर रहा है वो जरूरी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी रिएक्शन करे, क्योंकि जब रिएक्शंस होंगी तो वहां पर बॉन्ड्स टूटते हैं, बंध जो है वो बंध टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और वो बॉन्ड किसकी वजह से ब्रेक होते हैं? एंजाइम्स के कारण, या तो एनर्जी की वजह से होंगे। और एनर्जी के लिए इससे पहले लेक्चर में बताया था कि एनर्जी कैसे कब रिलीज होगी, जब वहां पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के लिए तो फिर वापस एंजाइम चाहिए। घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गए हम। तो यहाँ पर ये बॉन्ड विशेष भी होते हैं, विशेष प्रकार के कुछ खास बॉन्ड्स पर ही अपने यहाँ पर रिएक्शंस दिखाते हैं ये। तो यहाँ पर जो इसकी विशिष्टता है, इस विशिष्टता को हमने 4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। 4 प्रकार के अंदर यहाँ पर हमने इसको वर्गीकृत किया है। फर्स्ट पॉइंट, निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता क्या होती है? यहां पर कोई जो एंजाइम है वो एंजाइम फिक्स है, एक ही रिएक्शन पर क्रिया करेगा, एक ही रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा।
फॉर एग्जाम्पल यूरिएज। यूरिएज जो एंजाइम होता है ये केवल यूरिया का ही जल अपघटन करेगा, केवल और केवल यूरिया का ही जल अपघटन करेगा। इसको कहीं और सीक्रेट कर दिया जाए, किसी और रिएक्शन के अंदर इसको छोड़ दिया जाए तो वहां कोई इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर यूरिया वहां प्रेजेंट है तो यूरिया का क्या कर देगा, जल अपघटन करेगा, 100% जल अपघटन करेगा। तो इनमें निरपेक्ष विशिष्टता पाई जाती है, केवल जो इनका टारगेट है उसी टारगेट पर रिएक्शन करते हैं, अन्यथा इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये कहाँ प्रेजेंट है और इनके आसपास क्या प्रेजेंट है। जैसे मिसाइल में टारगेट फिक्स कर देते हैं, अब उसका अगर तुम बटन उसको ऑन करोगे तो फिक्स है, वो अपने टारगेट पर ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगी। तो यहाँ ऐसे ही इनके भी टारगेट फिक्स होते हैं, उन्हीं पर जाके रिएक्शन करते हैं। तो इस प्रकार की जो निरपेक्ष विशिष्टता पाई जाती है, ये एंजाइम एक ही रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, दूसरी रिएक्शन से इनको कोई भी मतलब नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता जो समूह विशिष्टता जिन एंजाइम्स के पास पाई जाती है वो एक विशेष समूह पर, या कहें कि एक विशिष्ट या विशेष समूह पर, एक विशेष समूह पर ही क्रिया करते हैं, एक विशेष समूह पर ही रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेक्सोज शुगर होती है, जितनी भी हेक्सोज शुगर हैं, इन सभी हेक्सोज शुगर के लिए, यहां पर जितनी भी हेक्सोज शुगर हैं, इन हेक्सोज शुगर के लिए सभी के लिए एक ही एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम सभी हेक्सोज शुगर से रिएक्शन करेगा, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फ्रक्टोज है, कोई सी भी है, लेकिन यहां पर कौन सी होनी चाहिए, C6H12O6। उनका विन्यास क्या है, उनके अंदर किस प्रकार की समावयवता मिल रही है, यहां इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हेक्सोज शुगर है तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। कौन, हेक्सोकाइनेज। तो ये वो एंजाइम हैं जो समूह विशिष्ट होते हैं, जो केवल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं कि यहां पर जो ग्रुप उपस्थित है उस फिक्स ग्रुप पर ही ये क्रिया करेंगे, उसके अलावा उनकी विन्यास से, उनके समूह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बंध विशिष्टता। सी, बंध विशिष्टता। ये एंजाइम फिक्स बॉन्ड्स पर ही रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, राइबोन्यूक्लियेज। ये राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, ये राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो पिरामिडिन क्षारक होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स दो होते हैं, पिरामिडिन्स क्षारक के 3 एंड पर राइबोन्यूक्लियेज प्यूरिन क्षारक हुआ और उसका 3 एंड हुआ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, पिरामिडिन क्षारक के 3 एंड से ही रिएक्शन करेगा। यहां पर जो पिरामिडिन क्षारक है, इस पिरामिडिन क्षारक के जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता
तो यहाँ फिक्स है कि राइबो न्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये राइबो न्यूक्लियस एंजाइम 3 एंड क्षारक के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करता है, और किसके? पिरामिड क्षारक के। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये इस प्रकार से डीएनए की संरचना, ये यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। जो बाहर वाले बॉन्ड होते हैं, तो ये तो केवल बाहर हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट हैं, किससे? ये जो कुंडली है इससे। बाहर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन अंदर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फिक्स है, ये अंदर वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। तो ये कैसे होते हैं? बंद विशिष्टता पाई जाती है, फिक्स जगह पर ये अपनी रिएक्शन शो करते हैं या रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, फिक्स बॉन्ड्स को ही तोड़ते हैं। इसके अलावा जो त्रिविम विशिष्टता होती है, दो प्रकार के विशिष्ट त्रिविम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो होते हैं एल और दूसरे होते हैं डी, लेवोरोटेटरी और डी डेक्सोरोटेटरी। तो यहां जो त्रिविम विशिष्टता पाई जाती है, जो एल पर क्रिया करेंगे, जो लेवोरोटेटरी पर रिएक्शन करते हैं, वो डेक्सोरोटेटरी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, और जो डेक्सोरोटेटरी के साथ में रिएक्शन करते हैं वो लेवोरोटेटरी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर एल अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एल अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज, ये केवल उन्हीं अमीनो अम्ल पर क्रिया करेगा जो कैसी होंगी? लेवोरोटेटरी, जो कैसी होंगी? लेवोरोटेटरी। एल अमीनो ऑक्सीडेज केवल इन्हीं के ऊपर क्रिया करेगा, इनके ऊपर क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ एंजाइम्स के अंदर त्रिविम विशिष्टता भी पाई जाती है, फिक्स टारगेट पर ही रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अम्लीय व क्षारीय दोनों के क्रियाधारों से रिएक्शन करने की क्षमता। थर्ड पॉइंट, एसिडिक व बेसिक क्रियाधारों से रिएक्शन की क्षमता। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्ट किससे बना है एंजाइम का? प्रोटीन से। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल की क्या हमने पढ़ी थी? ये पढ़ा था हमने, ये एसिडिक नेचर भी प्रदर्शित करते हैं, ये बेसिक नेचर भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ये एसिड से भी क्रिया करेंगे और ये बेस से भी क्रिया करेंगे, और दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।